जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारी ऐप के अंदर हिस्ट्री के क्रैश कोर्स के अंदर जो है चैप्टर नंबर 3 मतलब कैप्सूल 3, चैप्टर नहीं कैप्सूल 3, दो कैप्सूल हमारे हो गए हैं और ये कैप्सूल 3 है। पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों कैप्सूल से मिलेगा, बुलेट क्लास से मिलेगा, मैराथन क्लास से मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थी जो मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ, ये जो सीरीज कैप्सूल है बुलेट, उनको आप साथ साथ में याद करते रहना। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। और ये अपना एप्लीकेशन है महेंद्र ब्यौर कोचिंग नेम से। क्या पता इसको यूट्यूब पे डाल दी जाए ये वीडियो, तो याद रखें ये अपना एप्लीकेशन है महेंद्र ब्यौर कोचिंग। यूट्यूब वाले विद्यार्थी अगर ज्वाइन देख रहे हैं तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना। प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है महेंद्र ब्यौर कोचिंग। इसमें देखो आपको बुलेट क्लास है, कैप्सूल क्लास है और मैराथन क्लास है, ये अटेंड करनी है और पूरा पेपर वही से बनने वाला है। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई टाइम वेस्ट नहीं। पहला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था। तो मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण जो राजनीतिक केंद्र था वो था आपके पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, ये मौर्य साम्राज्य का महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र हुआ करता था। ब्राह्मी और खरोष्ट लिपियों को पढ़ने वाला था सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1838 में। ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा? 1838 में, याद रखना। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो अर्थशास्त्र के जो रचयिता है वो है चाणक्य। याद रखना, इंपॉर्टेंट है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? चाणक्य हैं, जिनका दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त याद रखना, विष्णुगुप्त, जिसको कौटिल्य भी बोलते हैं, कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र के रचयिता है कौटिल्य, विष्णुगुप्त। अपने इंडिका पुस्तक किसकी? इंडिका। इंडिका है मेगस्थनीज की। इंडिका याद ना, मेगस्थनीज की पुस्तक है। किस शासक को देवनाम प्रिय उपाधि का प्रयोग हुआ? उपाधि का प्रयोग हुआ किस शासक के लिए? तो आपके अशोक के लिए। अशोक यानी देवताओं के अंदर जो प्रिय है वो देवनाम प्रिय। देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि के नाम से प्रसिद्ध हुए अशोक। ठीक है, मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक थे ये अशोक, याद रखे। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, कि अजात शत्रु तथा अशोक जैसे शासकों के नाम अभिलेखों से प्राप्त हुए। प्राकृत अभिलेखों से प्राप्त होते प्यारे विद्यार्थी। किस अभिलेखों से? प्राकृत अभिलेखों से। धम्म के प्रचार के लिए खालिस्तान नामक विशेष अधिकारियों की जो है वो नियुक्ति की गई। तो धम्म महामात्र की नियुक्ति की गई थी। किसकी नियुक्ति की गई थी? धम्म महामात्र की, ये भी ध्यान रखना। प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है वो किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी प्यारे विद्यार्थियों हरिशेन ने। किसने की थी? हरिशेन ने। और हरिशेन के राजकवि, हाँ, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? रचना समुद्रगुप्त के। हाँ, यहाँ समुद्रगुप्त होगा। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के राजकवि थे हरिशेन। कौन थे? हरिशेन। तो पहले में क्या हो जाएगा अपने? समुद्रगुप्त, दूसरे में हरिशेन। कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है वो हरिशेन ने की थी। और ये हरिशेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत भाषा में की थी। किस भाषा में की थी? संस्कृत भाषा में की थी। और प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीनतम अभिलेख भाषा में लिखे जाते हैं। तो प्राचीनतम जो अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में लिखे जाते हैं। ये प्रश्न भी आपके लिए मोस्ट है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना। 1875 के अंदर बने थे। कबीरदास जी किसके शिष्य थे? कबीरदास जी रामानंद जी के शिष्य थे। याद रखें, कबीरदास जी रामानंद जी के शिष्य थे। मगध की राजधानी, देखो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र है। मगध महाजनपद शक्तिशाली जनपद था। मगध 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद जो था मगध था। काशी, कुरु, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य, सुरसन, अश्चक, अवंती, गांधार, कंबोज। 16 महाजनपद है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद जो था वो था आपके मगध। और हाँ, ये आपके जनपदों के बारे में जानकारी जो मिलती है वो बौद्ध ग्रंथ है अघोतरनिका, उसमें मिलती है। ठीक है, तो ये भी याद रखें आप सभी। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद के लेखक है प्यारे विद्यार्थियों अल बिरूनी। अल बिरूनी ने लिखी थी किताब उल हिंद। ठीक है, याद रखिएगा, अल बिरूनी की जो किताब है वो किताब उल हिंद है। और ये किताब आपके अरबी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, याद रखें, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जूते हुए खेत के साक्ष्य तो कालीबंगा, और कालीबंगा आपके राजस्थान हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। ठीक है, यह याद रखें। झांसी में 1857 क्रांति का नेतृत्व तो रानी लक्ष्मीबाई जी ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में जो है वो 1857 ईस्वी क्रांति का जो है वो प्रमुख नेतृत्व किया था। प्रश्न इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है? अगला है कि अंग्रेजों ने रैयत शब्द का प्रयोग जो है वो खालिस्तान के लिए किया है। अंग्रेजों ने रैयत शब्द का जो प्रयोग है प्यारे विद्यार्थियों किसानों के लिए किया है। किसके लिए किया है? किसानों के लिए। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो धनी किसान वर्ग होता है, धनी किसान वर्ग, धनिक किसान वर्ग को जोतदार नाम से जानते हैं। धनी किसान वर्ग को किस नाम से जानते हैं? जोतदार नाम से। जोतदार, जोतदार नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार रैयत शब्द का जो प्रयोग है वो किसानों के लिए होता है, अंग्रेजों के विवरण में। ठीक है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो मैंने बता दिया ना, जेम्स प्रिंसेप 1838 में। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि का अर्थ भी निकाला था। याद रखना, प्रश्न इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। हाँ,
मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप बनावली से प्राप्त हुए हैं। मतलब हाँ, मिट्टी के हल के प्रतिरूप बनावली से प्राप्त हुए। चलो यहाँ पर याद रखना फिर विद्यार्थियों, बनावली हरियाणा से प्राप्त हुए। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जूते हुए खेत के साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए। नहरों के साक्ष्य हमें अफगानिस्तान के सोर्तुगुई से प्राप्त हुए। जलाइसी के प्रमाण हमें गुजरात के धोलावीरा से प्राप्त हुए। और मिट्टी से बने हमें हल के प्रतिरूप जो है बनावली हरियाणा से प्राप्त हुए। तो ये थोड़ा याद रखना आप सभी। 18 स्वतंत्र क्रांति के समय मुगल बादशाह औरंगजेब था, तो ये बहादुर शाह जफर द्वितीय। मतलब यहाँ पर ये है प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन देखो इस प्रकार से है कि ये कथन सत्य था या असत्य। तो 18 सदन क्रांति के समय मुगल बादशाह जो है वो औरंगजेब था, नहीं था प्यारे विद्यार्थियों। औरंगजेब नहीं था, कौन था? बहादुर शाह जफर था। कौन था प्यारे विद्यार्थियों? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। तो ये देखो, मेरे वीडियो भी देखना बहुत जरूरी है। आप डायरेक्ट ऐसे पीडीएफ पढ़ना शुरू कर दो, उन पे गलत याद कर लो, क्या मतलब? 18 सदन क्रांति के समय मुगल बादशाह औरंगजेब नहीं था, कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था, याद रखे। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों, अगला देखो। अगला क्वेश्चन है कि रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र का जो है वो चित्रकार टॉमस जॉन्स बारकर था। हाँ देखो, ये बिल्कुल सही है। ये आपके देखो, ये कथन सत्य है, सत्य में पूछे तो ये कथन सत्य करना था आपको। उत्तर भी लिख रखा मैंने। हाँ, जो है रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र का चित्रकार जो है वो टॉमस जॉन बारकर ही था। रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटिंग 1859 में जो है अंग्रेजी कलाकार थॉमस जॉन्स बारकर की है। तो ये देखो यहाँ पर, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम औपनिवेशिक शासन कहाँ स्थापित हुआ? तो औपनिवेशिक शासन बंगाल में स्थापित हो। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहा हूँ मैं कैप्सूल के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप सभी, ठीक है नहीं। नेक्स्ट अगला देखो। अगला क्या है? अगला है आपके सामने कि बंगाल में धनी किसानों को किस नाम से जाना जाता है? अरे बंगाल में धनी किसान वर्ग को मैंने अभी भी बताया आप सभी को। रहित रहित शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के विवरण में किसानों के लिए होता है, और धनी किसान वर्ग को कहते हैं जोतारा, जोतार, जोदार। ये याद रखना आप सभी, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो कि अंग्रेजों ने किस शासक पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय कर दिया गया। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस रियासत पर जो है कुशासन का आरोप लगाकर, ठीक है, उसे हड़प लिया गया। तो अवध रियासत याद रखना है। कौन शासक थे? वाजिद अली शाह, ठीक है। अंग्रेजों के अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, पर कुशासन का आरोप लगाकर जो है साल 1856 में जो है वो अवध का विलय कर दिया था। तो ये भी याद रखना है आप सभी। नेक्स्ट देखो अगला, इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत है वो किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत। तो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत याद रखना, रिहला नाम से जाना जाता है, रिहला नाम। और आहत या पंचमार्ग सिक्कों का आशय स्पष्ट करो। प्यारे विद्यार्थियों, आहत या पंचमार्ग सिक्के, तो देखो धातु के सिक्कों पर रूपरेखा को छिद्रित किया गया था, इसलिए उन्हें पंच सिक्के, पंच चिन्हित सिक्के कहा जाता है, ठीक है। धातु के सिक्कों पर रूपरेखा को छिद्रित किया गया था, इसलिए उन्हें जो है पंच चिन्हित सिक्के कहा गया था, ठीक है। आहत मुद्राएं कहा गया था। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपने ये ऐप ज्वाइन कर लिया महेंद्र बिहार कोचिंग, और आप हिस्ट्री का कोर्स आपने ज्वाइन कर लिया, तो अब मान के चलो आपके नंबर पक्के हैं, ठीक है। ऐप के अंदर देखो क्रम वाइज सबसे पहले मेरे ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग क्लासेस चले, फिर आपके सामने जो है वो बुलेट मेरा कैप्सूल चली रही है, फिर बुलेट चलेगी, मैराथन, ये सब आपके क्रम से जो है कोर्स के अंदर चल रही है। बस प्यारे विद्यार्थियों, यही पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है और क्या नहीं पढ़ना है वो मैं सब इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको बता रहा हूँ। जो बता रहा हूँ वो आपको याद करना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। पूरा का पूरा पेपर यही से आना है, ठीक है। एग्जाम में जो आपका पेपर बनने वाला है, पेपर जो बनेगा उसी अनुसार मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूँ। बस आप सभी विद्यार्थी जो मैं करवा रहा हूँ उनको याद करते रहना आप सभी। धोलावीरा पुरातत्व स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? मैं गारंटी मैं लिख कर दे देता हूँ आप सभी विद्यार्थियों को, ये प्रश्न आपके एग्जाम में छप गया होगा, ठीक है। धोलावीरा पुरातत्व स्थल भारत के किस राज्य में? तो गुजरात में, गुजरात में। और अब मैं बता दूं थाने सामने, अगर अगर मैं मान लो, अब आप ये ये देख रहे हो आप, ठीक है, मान लो इस प्रश्न से ये प्रश्न आपने देखा इस स्लाइड पर, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं एक एक परसेंट तो मान के चलो इन दोनों में से एक तो पक्का है, ठीक है। अब मेरे सुनो, कैसे मेरी बात सुनो। जैसे मैं प्यारे विद्यार्थी 1% तो 100% है कि यह तो पूछेगा कि धोलावीरा किस राज्य में? तो गुजरात में। तो गुजरात के स्थल याद रखना है, तो धोलावीरा है। एक तो धोलावीरा इंपॉर्टेंट है, एक लोथल इंपॉर्टेंट है। बाकी तो कथा नहीं याद करनी आपने, लोथल याद रखना, धोलावीरा याद ना है। गुजरात में लोथल, धोलावीरा, सूतकोडर, रंगपुर, नागेश्वर, लेकिन इंपॉर्टेंट है नहीं। बस एक लोथल याद रखे, एक धोलावीरा याद रखे, ये गुजरात के अंदर, बस आपको ये याद रखना है। एक आपके हरियाणा में बनावली, बनावली याद रखना, बनावली कहाँ है? हरियाणा के अंदर है। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, हरियाणा बनावली है। मीताथल, राखीगढ़ी, भगवानपुर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बनावली पूछा जाता है, हरियाणा के अंदर है। बात करें तो राजस्थान में तो बस एक ही स्थल याद रखना है, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के अंदर है कालीबंगा। कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, ये पूछेगा तो आपको राजस्थान करना है बस। हाँ, रोपड़ पूछा नहीं, रोपड़ वैसे पंजाब में याद करो तो कर लेना, रोपड़ रोपड़ याद रखे वैसे। और आलमगीरपुर कहाँ है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, स्थल है कुछ हड़प्पा सभ्यता के। बाकी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, बालाकोट, कोटदीजी, डाबरकोट, वो कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान। दोनों मोस्ट है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो का उल्लेख भी दिया किया है,
ठीक है, तो दोनों पाकिस्तान में, ये भी याद रहना है। हड़प्पा सभ्यता खोज कब हुई? 1921 में दयाराम साहनी ने की। किसने? दयाराम साहनी ने की। किसके नेतृत्व में की? जॉन मार्शल। किस नदी किनारे की? रावी नदी किनारे की। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ठीक है, तो यानी प्रश्न यहाँ से आना ही आना है। ठीक है, बस प्यारे विद्यार्थियों, स्थल से जरूर आएगा यहाँ से। अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं, और अभिलेखों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? अभिलेख शास्त्र कहलाता है। तो ये परिभाषा इसकी आप लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं, ये याद रखिए। नेक्स्ट अगला देखो प्यारे विद्यार्थियों, मौर्य साम्राज्य के किन्हीं दो राजनीतिक केंद्रों के नाम लिखो। अब देखो, मौर्य साम्राज्य के वैसे राजनीतिक केंद्र थे, जिसमें यहाँ पर आपके सामने दो पूछे, तो एक तो तक्षशिला कर दो, एक पाटलिपुत्र कर दो। ठीक है, ये याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, ये जो है इसके प्रमुख राजनीतिक केंद्र है। नेक्स्ट अगला देखो, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो है वो कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्यों से हमें जानकारी मिलती है? कौन कौन से थे पुरातात्विक साक्ष्य? मतलब पुराने औजार क्या मिले, जो मृद भांड बर्तन वर्तन जो थे, उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है? तो देखो, इसमें सबसे पहले इसमें मुहरे मिली, मुहरे। और आपको पता है मुहरे जो वो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती हैं, दक्षिणी राजस्थान उत्तरी गुजरात से मिलती थी वो, तो मुहरे। मिट्टी के बर्तन, कांस्य दर्पण और प्रमुख हवन कुंड मिले। ठीक है, अग्निवेदिकाएं मिली, टेराकोटा मूर्तियां मिली, इमारतों के जो खंडर थे वो मिले, और तांबे की इक्का गाड़ी मिली। हड़प्पा सभ्यता में दुर्गों में विशाल स्नानागार मिला, माल गोदाम मिले। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध पुरातत्व स्थलों में जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, धोलावीरा, कालीबंगा, सुतगांव, चौहंदरो, ये प्रमुख शामिल है। ठीक है, तो ये याद रखे प्रिय विद्यार्थियों, पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब पुराने औजार, जो भी इमारतें जो भी मिले आपको, वो यहाँ पर बताना है आपको। ठीक है, तो इनका उल्लेख है। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में बताते हुए उसके प्रशासनिक व्यवस्था लिखिएगा। मौर्य साम्राज्य के बारे में आप क्या जानते हैं? आप सब जानते हैं कि मौर्य वंश जो है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। ठीक है, और मौर्य वंश में 3 ही शासक हुए मौर्य वंश के। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार, बिंदुसार के बाद में अशोक, जिसमें मौर्य वंश का सबसे महान शासक जो है वो अशोक था। उसने कलिंग का युद्ध लड़ा था 261 ईसा पूर्व में, और फिर उसमें 1 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। उस व्यापक नरसंहार से अशोक जो है विचलित हो जाता है, अशोक शस्त्र त्याग की घोषणा कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में स्थापित होने वाला सबसे प्राचीन तथा सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में विशाल साम्राज्य की स्थापना की, और मौर्य प्रशासन एक विशाल सेना के रख रखाव के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इसका जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो क्या है प्यारे विद्यार्थियों? एक विशाल सेना के जो है रख रखाव के लिए जो है प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो, प्रशासनिक व्यवस्था जो है रख रखाव के लिए जानी जाती है। मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था केंद्रीय प्रशासन होता था, जिसके केंद्र में राजा या सम्राट होता था। ये याद रखना है कि मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था केंद्रीकृत प्रशासन था। ठीक है, ये प्रमुख जो व्यवस्था थी वो कैसी कैसी थी? केंद्रीकृत, जिसके केंद्र में राजा या सम्राट होता था। ये याद रखना, उसी के अनुसार फिर चलना होता था। देखो, साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था, प्रमुख जो छोटे छोटे प्रांतों के अंदर बांटे गए, और प्रांत जो है वो आगे चल के जिले बन गए। देखो, इन्हीं प्रांतों को फिर जो है वो जिलों में विभाजित किया गया, जिलों के अंदर बांट दिया गया अलग अलग। ठीक है, और राजा के शासन में मंत्री परिषद और प्रमुख जैसे अधिकारी वर्ग होते थे। ठीक है, राजा के शासन में जो है प्रमुख मंत्री परिषद हुआ करती थी और प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, और राजा के दरबार में कई उच्च अधिकारी और विद्वान भी रहते थे दरबार के अंदर, और प्रशासनिक कार्यों को कुछ कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए विशाल नौकरशाही व्यवस्था थी, और मौर्यों ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कानून भी बनाए हुए थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इनकी कुछ प्रशासनिक व्यवस्था थी, इसके बारे में आप इस तरीके से कर सकते हो। तो ये मतलब इसकी पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी प्यारे विद्यार्थियों। ऐप वाले जो विद्यार्थी देख रहे हैं, आपको इसकी पीडीएफ वीडियो के नीचे मिल जाएगी, बस आप एक बार रिवीजन मार लेना फटाक से। ठीक है, तो ये जो हमारी कैप्सूल थी, हमारी कैप्सूल 3 थी। जल्दी आपके सामने कैप्सूल 4 हम लेके आएंगे। बस प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरीके से मेहनत करते रहना। ठीक है, और एग्जाम तक पहले पहले आज जो है आपका कंप्लीट सिलेबस भी हो जाएगा, और आप बस साथ साथ में जो पिछले जो वीडियो डाले हुए उनको देखते रहना, बार बार रिवीजन करते रहना। ओके, मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ओके प्यारे विद्यार्थियों।